हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है। वो हमने सॉल्व करना स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 5 इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हमने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो यहाँ लाइन लिखी है उसे पढ़ के समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ इडियम या प्रोवर्ब्स यहाँ पे गिवन है। आपको उनमें से एक वर्ड जो है वो हटा दिया गया है, तो आपको करेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रोवर्ब और इडियम को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 11th, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोंडर। ठीक है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो, फोंडर। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। ये एक इडियम है। इसका मीनिंग है व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम समवन और समथिंग यू केयर अबाउट, यू टेंड टू मिस देम मोर एंड अप्रिशिएट देम मोर डीपली। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत पसंद है, जब वो हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी असली वैल्यू जो है वो पता चलती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप दिन भर रहते हैं, आपकी लड़ाई होती है, झगड़ा भी हो जाता है, 4-4 दिन अपन बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम उनसे रोज मिल रहे हैं तो ऐसा हमें उनकी याद नहीं आती है, लेकिन जब समर वेकेशंस लग जाती है तब हम उन्हें सबसे ज्यादा मिस करते हैं। या फिर मान लीजिए इस साल किसी फ्रेंड ने आपके साथ पढ़ाई करी, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, अगले साल उसने स्कूल चेंज कर लिया, तो क्या होगा? आपको उसकी सही वैल्यू पता चलेगी। भले ही लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी था कि आप बहुत प्यार से रहते थे, वो आपकी बहुत हेल्प करता था, ठीक है, वो आपको बहुत समझता था। तो अब आपको उससे और ज्यादा क्या होगा? अटैचमेंट फील होगा कि यार वो फ्रेंड मेरा क्यों चला गया। ठीक है, चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। I was tired of playing with my old toy, but now that it's put away, I miss it. Absence made my heart grow fonder for it. क्या लिखा है यहाँ पे? एक बच्चा है, उसके पास एक टॉय था जिससे वो बोर हो चुका था, ठीक है। अब उसको उसके साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और हो सकता है वो बच्चा अब उससे खेलता भी ना हो, सिर्फ पड़ा रहता हो वो टॉय। तो क्या करा घर वालों ने? उसको उठा के रख दिया, ठीक है, अलग से सामान में रख दिया, टाले में रख दिया, इस प्रकार से अलग रख दिया। तो वो बच्चा क्या बोल रहा है? अब मुझे उस टॉय की बहुत ज्यादा याद आती है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, आगे उसने क्या लाइन लिखी है? एब्सेंस मेड माई हार्ट ग्रो फॉन्डर फॉर इट। वो सामने दिखता था तो मुझे नहीं पसंद आता था, अब वो जब दूर चला गया है मुझसे तो अब मुझे उसकी और ज्यादा, बहुत ज्यादा याद आती है। ठीक है, चलिए 12th वाले पे चलते हैं। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स। लेपर्ड जो है वो क्या चेंज नहीं कर सकता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, स्पॉट्स। ठीक है, तो चलिए मीनिंग समझते हैं। ये एक प्रकार की प्रोवर्ब है। तो लेपर्ड को आपने देखा होगा, उसकी बॉडी पे स्पॉट्स रहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो कि जो लेपर्ड है वो अपने स्पॉट्स क्या कभी चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? अ पर्सन्स कैरेक्टर स्पेशली इफ इट इज बैड विल नॉट चेंज इवन इफ दे प्रिटेंड इट हैज। देखिए कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई बच्चा है, उसमें कुछ बैड क्वालिटीज हैं, तो सब लोग उसको बुरा बुरा बोलते थे, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। बहुत से बच्चों ने उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ दी, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसा प्रिटेंड करेगा, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं चेंज हो गया हूं, लेकिन अंदर से वो वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटेंस से समझते हैं हम। इवन दो माई brother promised to be tidy, his room is still messy. Mom said a leopard can't change his spots. अब क्या बोल रहा है वो कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बहन बोल रही है अपने भाई के बारे में कि मेरे भाई ने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि अब वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, अपना सारा सामान वगैरह जमा के रखेगा, एकदम क्लीन रहेगा, ठीक है, हर चीज प्रॉपरली करेगा। लेकिन आज मैंने देखा कि उसका रूम जो था वो अभी भी मैसी था, ठीक है। तो जब मॉम को ये बात पता चली तो मॉम ने क्या बोला? अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ब्रदर ने, मम्मा से डांट पड़ रही होगी तो भाई ने मम्मा को क्या बोल दिया? हाँ हाँ मैं अब अच्छे से रहूंगा, लेकिन अंदर से अभी भी वो वैसा की वैसा ही है। चलिए 13th पे आते हैं। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है आपका डी, एंड। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन
एंड मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत से आप सर्च करेंगे तो इडियम्स भी है, प्रोवर्ब्स भी, दोनों की तरह वो एक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें इनके मीनिंग्स समझने में फोकस करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? नथिंग एंजॉयबल और पॉजिटिव कैन लास्ट फॉर एवर। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जीवन भर के लिए रहती है, ठीक है। कोई खुशी आपके लाइफ में आई तो ऐसा नहीं है वो पूरे लाइफ टाइम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो क्या आप हमेशा फर्स्ट आते रहोगे? आ सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यूस क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके। कोई दुख आया आपके जीवन में, ठीक है, कि किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, तो क्या वो लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा कि हमेशा कम मार्क्स आएंगे आप उस सब्जेक्ट में? नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लाइफ टाइम आपकी लाइफ में रहती है। सेंटेंस से समझते हैं। आफ्टर हर बर्थडे पार्टी वॉज ओवर, लिली फेल्ट अ लिटिल सैड एंड सैड ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। यहाँ पे एक बच्ची है लिली, आपने देखा होगा बर्थडे के दिन हम सुबह से कितना एक्साइटेड रहते हैं, सब लोग हमें कितना भाव देते हैं, मतलब सबके कॉल आते हैं और सब अच्छा अच्छा विश करते हैं, पार्टी होती है, फ्रेंड्स आते हैं, कोई भी हमें डांटता नहीं है उस दिन, बेसिकली, है ना, मेन चीज की बिल्कुल डांट वाट कुछ नहीं पड़ती है। तो जो बच्ची है लिली वो बहुत खुश थी, लेकिन शाम को जब पार्टी वगैरह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो थोड़ी सी सैड हो गई, उदास सी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इतना अच्छा दिन जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि उसे, मतलब वो उसने क्या बोला कि कोई भी अच्छी चीज, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो कभी ना कभी खत्म जरूर होती है। तो हमें हर सिचुएशन में, चाहे बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, हमें न ज्यादा खुश होना और न ज्यादा दुखी होना, और जब वो चीज खत्म हो गई है तो हमें उसके लिए उदास भी नहीं होना कि ये चीज क्यों चली गई। अगर आज आप खुश हैं फिर कल दुख है, तो फिर वापस से एक दिन आएगा कि आप बहुत खुश हो गए। ये सब चीजें चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। ठीक है, ये आपकी पूरी एक प्रोवर्ब है और इसका राइट आंसर है आपका फियर, ऑप्शन नंबर सी। 14 का राइट आंसर है सी। ओके, चलिए मीनिंग से समझते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ? इनएक्सपीरियंस्ड और फुलिश पीपल ऑफन एक्ट विदाउट थिंकिंग, जंपिंग इनटू सिचुएशंस दैट मोर कॉशियस और वाइज पीपल वुड अवॉइड। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से ये है कि जो फुलिश पीपल है, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको, जैसे क्लास में देखा होगा, दो बच्चों की लड़ाई हो रही है तो आसपास 4-5 बच्चे और, ये मेरा फ्रेंड है मैं इसको बचाऊंगा, उनको पता नहीं है वहां क्या चल रहा है, वो कूद जाएंगे उसमें, ठीक है, बिना दिमाग लगाए। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो ध्यान से सारी चीजें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर टीचर आती है तो फिर बताते हैं कि टीचर ऐसा ऐसा हुआ, इसने इसको ऐसा बोला, फिर इसने इसको मार दिया, फिर ऐसा हुआ, ठीक है। वो खुद उसमें जंप नहीं कर जाते हैं कि हम इसको बचाएंगे, हम उसको बचाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो अपना बस मेरा फ्रेंड है मुझे बचाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब टीचर आती है तो वो 4-5 बच्चे जो भी थे सबको पनिश करती है, सबको डांटती है, ठीक है। यहाँ पे वो बस ये कहना चाह रहा है कि जो फूल्स है, जो फुलिश है, वो एकदम से कूद जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से भी दिमाग वाले हैं या थोड़े से भी वाइज हैं, बुद्धिमान है एक प्रकार से, तो वो क्या करते हैं? हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सीधे उसमें जंप नहीं कर जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। शी जम्प्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। वापस वैसे ही एग्जांपल लिया है मैंने, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही झगड़ा। तो यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, उसने देखा कि कोई लड़ाई हो रही है, वो सीधे उसमें कूद गई, ठीक है, प्रूविंग दैट। और यहाँ पे एकदम से बिना कुछ सोचे समझे जब वो उसमें चली गई तो उसने क्या प्रूव कर दिया? उसने ये चीज प्रूव कर दी कि फूल्स रश इन, फूल्स जो है वो एकदम से कूद पड़ते हैं, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड। लेकिन एंजल्स जो रहते हैं वो वाइजली उसको सोचते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका होगा कि जहां देवदूत जाने से डरते हैं वहां मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। चलिए 15th पे आते हैं। 15th है आपका किल 2 birds with 1 stone। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टू अचीव 2 different goals और टास्क विद अ सिंगल एक्शन और एफर्ट। ठीक है, वो बोलते हैं ना हिंदी में, एक तीर से 2 निशाने लगा लेना, कुछ वैसा ही है। ये एक प्रकार का ईडियम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आपने टास्क एक परफॉर्म करी, लेकिन आपने कोई एक एक्शन करा, एक एफर्ट डाला, लेकिन उससे आपने बहुत सारी चीजें जो है, 2 ही नहीं बहुत सारी गोल्स जो है वो अचीव कर ली, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका। साइक्लिंग टू वर्क is a way to kill 2 birds with 1 stone because it provides exercise and saves money on transportation simultaneously। अगर कोई पर्सन ऑफिस जा रहा है, जैसे आपके पापा हैं ऑफिस जा रहे हैं,
ठीक है, एकदम मोटू से पापा हैं आपके, मोटू नहीं भी हैं तो अगर वो ऑफिस जो है वो साइकिल से जा रहे हैं तो वो एक प्रकार से एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। कैसे हैं देखिए, एक तो उनका अगर वो गाड़ी से जाते हैं तो उनके पेट्रोल का पैसा बच रहा है, ठीक है, अगर वो बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो उनके पैसे भी बच रहे हैं, दूसरा उनकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है, ठीक है। अदरवाइज हम 1 से 1.5 से 2 घंटा अलग से एक्सरसाइज करें तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो साइकिल से जो है वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है और उनके पैसे भी बच रहे हैं। तो इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। 16th के पहले अब हम लाइन पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे आपको अब सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस जैसे मैं आपको एग्जांपल में सेंटेंस बता रही थी ना अभी, तो वैसे आपको सेंटेंसेस गिवन है और सेंटेंसेस में आपने देखा था जो भी लाइन मैंने आपको समझाई वो आ रही थी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ईडियम्स, बेसिकली सारी ईडियम्स है अभी तो आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी ईडियम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पे आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 16, शी थॉट शी हैड फेल्ड द एग्जाम्स, उसे लगा था कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। ऐसा हमें कब लगता है, जब हमारा पेपर खराब जाता है। तो उस बच्ची ने पहले से ही सोच लिया था, क्या सोच लिया था कि मैं तो इस बार एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, बट पासिंग इट वॉज अ रियल, लेकिन वो क्या हुआ, वो पास हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, बट इट वॉज अ रियल। तो इसका आंसर है आपका ए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, ये एक प्रकार का ईडियम है। इसका मीनिंग समझते हैं हम। सेंटेंस हम देख चुके हैं, मीनिंग समझते हैं। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट, कुछ ऐसा जो हमें स्टार्टिंग में तो लग रहा है यार ये बहुत बुरा है, ठीक है, इस प्रकार से हमें फीलिंग आ रही है, हमें अनलकी फील हो रहा है, बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, लेकिन बाद में हमें पता चलता है नहीं यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक एग्जांपल और देती हूँ, एक पर्सन है वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, मान लीजिए जॉब इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी होगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने दूसरी जॉब के लिए सर्च करा और उसको पहले वाली जॉब से और अच्छी जॉब मिल गई। तो अभी तो उसको बुरा लग रहा है कि यार मुझे जॉब नहीं मिला, वो बहुत उदास होगा, ठीक है, लेकिन जब उसकी और अच्छी जॉब लग जाएगी तो वो पर्सन को क्या लगा, अरे वाह यार पहली वाली जॉब अगर मेरी नहीं लगी तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर उसको पहली वाली जॉब मिल जाती तो वो दूसरी जॉब ढूंढने जाता ही नहीं, ठीक है, और जो अभी और अच्छी जॉब मिली है वो उसको कभी मिलती ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए अब हम चलते हैं 17th पे, सीइंग सो मेनी न्यू फेसेस ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका फिश आउट ऑफ वाटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समवन हु इज अनकंफर्टेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ये एक प्रकार का ईडियम है। जैसे वाटर से जब आप फिश को बाहर निकाल दोगे वो कैसी मचलती है, बिल्कुल पानी के लिए तड़पती है, तो वैसे ही जब किसी सिचुएशन में कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो हम वहां पे ये ईडियम यूज कर सकते हैं, ही इज फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, जस्ट लाइक दैट। तो चलिए क्या सेंटेंस था अब हमारा, सीइंग सो मेनी न्यू फेसेस, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, जनरली छोटे बच्चों में होता है जब वो नई जगह, जनरली वो घर में रहते हैं, जो 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो वो घर के लोगों से तो जान पहचान है, लेकिन जैसे ही वो अननोन पर्सन के बीच में जाता है और सारे वहां पे उसको अनजान चेहरे दिखते हैं तो वो रोने लगता है, जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, सब मचलने लगता है और फिर बिल्कुल वो अपने से चिपकेगा और अपने घर वालों के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है कि नए फेसेस को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया, अनकंफर्टेबल हो गया। चलिए 18th, द आर्ग्यूमेंट दे हैड वाज सिली, जो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो बहस उनके बीच में हो रही थी वो बिल्कुल एकदम सिली थी, बेफालतू की चीजों के लिए क्या कर रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे। इट वॉज जस्ट, तो उसे काय से कंपेयर किया गया है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये एक प्रकार का ईडियम है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं, a situation where a person get very angry, worried or excited about something that is अनइम्पॉर्टेंट। क्या लिखा है, छोटी छोटी बातों को लेकर, ठीक है, जब लड़ लेते हैं लोग, मतलब वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बेतुका टॉपिक है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आ गया, वो बहुत ज्यादा चिंता करने लग गए, तो ऐसी कोई सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। चलिए क्या सेंटेंस था, एक बार सेंटेंस फिर देखिए, क्या लिखा है, जो आर्ग्यूमेंट वो कर रहे थे वो सिली थी, बेफालतू की बहसबाजी कर रहे थे, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, तो क्या बोला गया है, इट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। 19th, the firefighters worked with
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हार्ट एंड सोल टू रेस्क्यू द पीपल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिलो जान से जब आप कोई चीज करते हो तो उसके लिए आप ईडियम यूज करोगे हार्ट एंड सोल। इसका मीनिंग देखते हैं हम, टू डू समथिंग विथ कंप्लीट डेडिकेशन, पूरे दिलो जान से, ठीक है, एंथुजियाज्म एंड सिंसियरिटी, गिविंग इट योर एंटायर बीइंग एन एफर्ट, जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, पूरे एफर्ट्स डाल देते हो, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं उस जगह पे ऐसी जब आप ऐसा करते हैं तब आप उसके लिए यूज करते हैं हार्ट एंड सोल। तो फायर फाइटर्स ने लोगों को बचाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो बस लोगों को बचा रहे थे। तो यहाँ पे इसीलिए क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल। हार्ट मतलब होता है दिल, सोल मतलब होती है आपकी आत्मा, ठीक है। चलिए 20, ही हैज बीन वर्किंग एट द सेम कंपनी फॉर, तो यहाँ पे है करेक्ट आंसर बी, डोंकीज ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो सेम कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा है। तो जब हम कोई चीज बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डोंकीज ईयर, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं हम, क्या है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये एक प्रकार का ईडियम है, ठीक है। 21 वाला है अब आपका। 21 से पहले एक लाइन है, जो पहली चीज तो ये आपका अचीवर सेक्शन है। आगे क्या लिखा है, अब वापस से जो आपने पूरा पढ़ा है उसी वैसा की वैसा ही है। वापस आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको जो है सही ईडियम प्रोवर्ब पहचानना है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर है वो है बी, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये एक प्रकार का ईडियम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अ सिंगल विजुअल इमेज कैन कन्वे, जस्ट अ सेकेंड, yes, a single visual image can convey a complex idea, emotion or story more effectively than a lengthy verbal or written description। कोई चीज आप बोल के समझा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसी को अगर आप पिक्चर से प्रेजेंट करोगे तो वो सामने वाले को याद भी रहेगी, ठीक है, और उसके दिमाग में भी बैठ जाएगी। तो पिक्चर्स जो है वो ज्यादा, मतलब वही कहना चाह रहा है कि A picture is worth 1,000 words, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, इंस्टीड ऑफ जस्ट टेलिंग हर हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट वॉज, मतलब वो सामने वाला फोन पे या कैसे भी बता रहा था कि सनसेट इतना प्यारा था, ये था वो था, लेकिन उसने क्या करा, ही सेंट अ फोटोग्राफ, तो उसने एक फोटो भेज दिया। नोइंग दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत अच्छा इमोशन हमारे दिल में होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, कितनी बार हमें वर्ड्स भी नहीं मिलते, मैं कैसे बताऊं कितना प्यारा था, ठीक है। तो उसे पता था कि मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या करा, उसने उसको एक पिक्चर भेज दिया। ओके, चलिए अगला देखते हैं 22। 22 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, कोई भिखारी है, आप उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, अब वो बोले नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे ये खाने में अच्छा पसंद है, मेरे लिए यही सब्जी लेकर आओ। क्या आप इमेजिन कर रहे हो, क्या कभी आपने से देखा है, तो जो बेगर्स है वो कभी चॉइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, उनको जो मिल रहा है उसमें उनको संतुष्टि करनी चाहिए। ये एक प्रकार की प्रोवर्ब है, बेगर्स के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोवर्ब है, कहावत है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, तो ये हमको समझ में आ गया, और इसका मीनिंग भी कुछ वैसा ही है। पीपल विद नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विद व्हाट इज ऑफर्ड, ऐसे लोग जिनके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है तो उनको जो मिलता है उसी में उनको संतुष्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आज कंपॉक्स बॉक्स ही ले जाना भूल गए, अब आपका फ्रेंड आपको पेंसिल दे रहा है, आप बोल रहे हो नहीं मैं इस कंपनी के पेंसिल से नहीं लिखता हूँ, ये पेंसिल अच्छी नहीं चलती, मुझे दूसरी पेंसिल ला के दे। क्या पॉसिबल है, उसके पास जो पेंसिल है वही आपको वो दे सकता है, फिर आप दूसरे से मांगोगे, उसने मना ही कर दिया मैं नहीं दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको जो मिल रहा है आपको उससे संतुष्ट रहना चाहिए, आप वहां पे चॉइस नहीं कर सकते हो, नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, चाहे छोटी पेंसिल हो चाहे बड़ी पेंसिल हो, आपको लिखना है तो आपको जो पेंसिल मिल रही है उसी से लिखना पड़ेगा। सेंटेंस देखते हैं, ही कंप्लेन्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर बट आई रिमाइंडेड हिम दैट beggars can't be choosers since it was given to him for free। एक पर्सन है जिसे फर्नीचर फ्री में मिल गया, ठीक है, अब वो बैठ के उसका कंप्लेंट कर रहा है कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये खराबी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैंने उसे याद दिला दिया, क्या याद दिला दिया, कि beggars can't be choosers, ठीक है, एक तो दान में मिल रहा है, एक तो फ्री में मिल गई तुम्हें चीज, है ना, इतना महंगा आता है फर्नीचर, आपको फ्री में मिल गया, उसके बाद आप उसमें खामियां निकाल रहे हो, दैट इज बैड। चलिए नेक्स्ट इज योर 23। अगेन 4 ऑप्शंस आर गिवन। सो 23 में जो करेक्ट आंसर है आपका, दैट इज योर सी, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, इट्स अ प्रोवर्ब।
क्या मतलब हुआ इसका? इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड अचीवमेंट्स टेक टाइम। ठीक है, आपने सोचा मैं इस बार फर्स्ट आऊंगा, ठीक है, अब कल आपके एग्जाम है, आज आपने पढ़ना स्टार्ट करा, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन पढ़ के और फर्स्ट आ जाओगे? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट आना है तो आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी घर आकर, और स्कूल में भी जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरे अटेंटिवली लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, सारे टीचर्स का होमवर्क प्रॉपरली करना है, सारी चीजें बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आपको पूरे साल रहना है, तो आप फर्स्ट आ सकते हो। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा है, अगर कोई आप इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसमें आपको टाइम लगता है, वो रातों रात नहीं हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू मास्टर दिस न्यू स्किल बाय नेक्स्ट वीक, रिमेंबर रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। वो क्या बोल रहा है, कोई वो नई स्किल सीख रहा था तो सामने वाले ने बोला अगले हफ्ते तक सीख जाना, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं अगले एक हफ्ते में जो इसमें मास्टर हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब स्विमिंग के लिए मम्मी ने स्विमिंग क्लास लगाई, अब मम्मी बोल रही है अगले हफ्ते बिल्कुल एकदम चैंपियन जैसी स्विमिंग करना है, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए आपको सालों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप एक चैंपियन जैसे स्विमिंग कर पाओगे। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, वो उसने सामने वाले को याद दिलाया, क्या याद दिलाया? रिमेंबर रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। चलिए आगे चलते हैं। अब वापस से वो ब्लैंक स्पेस वाला आ गया है, आपको सेंटेंस दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एक प्रकार से आपको ईडियम प्रोवर्ब इनकम्प्लीट है, आपको उसको कंप्लीट करना है। यू कांट टीच ए एन डैश न्यू ट्रिक्स, तो 24 का आपका आंसर है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। जो बी वाला ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। इसका मीनिंग समझते हैं, क्या मतलब हुआ? इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट्स और वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ ओल्डर पीपल और दोज हु हैव बीन डूइंग थिंग्स अ सर्टेन वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कोई चीज आप लंबे समय से करते आ रहे हो, अब अगर कोई चेंज करना चाहेगा तो वो नहीं चेंज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका हैंड राइटिंग। बचपन में आपको जैसे सिखा दिया वो आपने सीख लिया, अब अगर आप किसी बड़े इंसान को बोलोगे हैंड राइटिंग चेंज कर ले, बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसे ही अपने घर में जो दादा दादी रहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जो बड़े हैं एज में, आपके मम्मी पापा भी बड़े हैं, ठीक है, तो आप उनको कोई चीज चेंज करने का बोलोगे तो उनको टाइम लगेगा वो चीज चेंज करने में, और हो सकता है वो चेंज कर भी ना पाए। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। वी हैव ट्राइड टू गेट माई ग्रैंडफादर टू यूज अ स्मार्टफोन बट ही प्रिफर्स हिज ओल्ड फ्लिप फोन। मतलब दादाजी हैं, उनको हमने बोला, सिखाने की कोशिश करी, नया स्मार्टफोन ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, उसे चलाना सीखो, ऐसा वैसा, लेकिन वो अभी भी जो उनका ओल्ड वाला जो फोन है उसे ही प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या बोल रहा है कि इस ग्रैंडफादर की इस हरकत से उसे क्या लगा? आई गेस यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक हैबिट में ढल चुके हो, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ओल्ड डॉग को न्यू ट्रिक सिखाने जैसा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इवन दो दे आर ट्विंस, ठीक है, दो बच्चों की बात हो रही है कि इवन दो दे आर ट्विंस, हालांकि वो ट्विंस हैं, देयर पर्सनालिटीज आर एज डिफरेंट एज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, चॉक एंड चीज। ठीक है, ये एक प्रकार का ईडियम है और इसे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? दो पर्सन या थिंग के लिए। टू पीपल और थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हाईलाइटिंग देयर एक्सट्रीम डिसिमिलैरिटीज। दो पीपल हैं, हम सोच रहे थे दो चीजें हैं, हमें लग रहा था एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो उनकी डिसिमिलैरिटी को बताने के लिए हम इस ईडियम का यूज करते हैं। देखिए हमने सेंटेंस में क्या देखा था, इवन दो दे आर ट्विंस, ट्विंस जनरली सेम सेम चीजें, उनकी हैबिट्स वगैरह सब सेम रहती है। तो वो बोल रहा है कि भले ही वो ट्विंस है लेकिन उनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है, जस्ट लाइक किसकी जैसे? बिल्कुल चॉक एंड चीज के जैसे। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट्स में ऐसे ही और वीडियोज के लिए मोर जरूर लिखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and follow for more.